देशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। बी पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध में भारत प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था, लेकिन इंग्लैंड तो सीधे रूप से उस युद्ध में भाग ले रहा था। इसका असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक था। युद्ध से होने वाले रक्षा खर्चे में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए इंग्लैंड ने कर्ज लिए और कई टैक्स बढ़ाए। अधिक राजस्व संग्रह के उद्देश्य से सीमा शुल्क को बढ़ाया गया और आयकर को शुरू किया गया। इन सब कारणों से 1913 से 1918 के बीच अधिकतर चीज़ों के दाम दोगुने हो गए। कीमतें बढ़ने से आम आदमी की मुसीबतें बढ़ गई। प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए लोगों को सेना में जबरन भर्ती किया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में बहुत आक्रोश था। सिख भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? उत्तर, यह एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि सरकार के पास राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति मिल जाए। रॉलेट एक्ट के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना ट्रायल के ही 2 साल तक के लिए कैद किया जा सकता था। इसलिए भारत के लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे। डी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? उत्तर, 1921 के अंत आते आते कई स्थानों पर आंदोलन नियंत्रण से बाहर हो चुका था और हिंसक रूप लेने लगा था। इसलिए फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। प्रश्न 2, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? उत्तर, महात्मा गांधी ने जन आंदोलन के लिए सत्याग्रह नाम का नया तरीका इजाद किया। सत्याग्रह का मतलब है कि अगर आप सही मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि आप सत्याग्रह की मदद से अपनी लड़ाई हिंसा के द्वारा जीत सकते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। 1, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उत्तर, अमृतसर, 13 अप्रैल 1919। आज जलियांवाला बाग में बड़ा ही दर्दनाक हादसा हो गया। बाग में बैसाखी के मेले में आए हजारों निर्दोष लोगों पर अंग्रेजी जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए। कोई भी बचकर भागने न पाए, इसके लिए बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। इस नृशंस गोलीकांड में कई लोग मारे गए और उनसे कई गुना अधिक घायल हो गए। पूरा देश इस दुर्घटना से सकते में आ गया है। बी, साइमन कमीशन। उत्तर, लंदन 1928। भारत में संवैधानिक सिस्टम की कार्यप्रणाली को सुचारू करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया है। ऐसा कहा गया है कि यह कमीशन भारत के संवैधानिक प्रणाली का अध्ययन करेगा और उसमें बड़े बदलाव लाने का प्रस्ताव रखेगा। लेकिन भारत के मामले में फैसला लेने के लिए बने इस कमीशन की सबसे बड़ी विडंबना है इस कमीशन में एक भी भारतीय का न होना। इसलिए कांग्रेस और अन्य दल ने इस कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। प्रश्न 4, इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। उत्तर, भारत माता की छवि और जर्मेनिया की छवि में जो समानता है वह है मातृभूमि को एक महिला के रूप में दिखाना। दोनों तस्वीरों में महिला को पारंपरिक परिधानों से सजाया गया है तथा उनके हाथों में कुछ रूपक दर्शाए गए हैं। ये रूपक स्वतंत्रता, उदारवाद, शांति और ऊर्जा के प्रतीक हैं। प्रश्न 5, रेशियो 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाए। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखे हुए ये दर्शाए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। उत्तर, असहयोग आंदोलन में किसान, आदिवासी, बागान मजदूर, छात्र, वकील, सरकारी कर्मचारी, महिलाएं आदि शामिल हुई थीं। इनमें से 3 का विवरण नीचे दिया गया है। किसान, तालुकदार और जमींदार अधिक मालगुजारी की मांगी कर रहे थे। किसानों से बेगारी करवाई जा रही थी। इन सब के विरोध में किसान उठ खड़े हुए थे। किसानों चाहते थे कि मालगुजारी कम हो, बेगार समाप्त हो और कठोर जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार हो। आदिवासी, महात्मा गांधी के स्वराज का आदिवासी किसानों ने अपने ही ढंग से मतलब निकाला था। जंगल से संबंधित नए कानून बने थे। ये कानून आदिवासी किसानों को जंगल में पशु चराने तथा वहां से फल और लकड़ियां लेने से रोक रहे थे। इस प्रकार जंगल के नए कानून किसानों की आजीविका के लिए खतरा बन चुके थे। आदिवासी किसानों को सड़क निर्माण में बेगार करने के लिए बाध्य किया जाता था। आदिवासी क्षेत्रों में कई विद्रोही हिंसक भी हो गए। कई बार अंग्रेजी अफसरों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध भी हुए। बागान मजदूर, चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति खराब थी। इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अनुसार बागान मजदूरों को बिना अनुमति के बागान छोड़कर जाना मना था। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर कई मजदूरों ने अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर दिया। वे बागानों को छोड़कर अपने घरों की तरफ चल पड़े। लेकिन रेलवे और स्टीमर की हड़ताल के कारण वे बीच में ही फंस गए, जिससे उन्हें कई मुसीबतें झेलनी पड़ीं। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। प्रश्न 6, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। उत्तर, नमक यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च या नमक आंदोलन शुरू किया। उनके साथ 78 विश्वस्त अनुयायी शामिल थे।
महात्मा गांधी और उनके अनुयायी 24 दिनों तक पैदल चले और साबरमती से दांडी तक की 240 मील की दूरी तय की। रास्ते में कई अन्य लोग उनके साथ हो लिए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से इस कानून को तोड़ा। नमक एक शक्तिशाली प्रतीक था जिसे हर व्यक्ति से जोड़ा जा सकता था। नमक का इस्तेमाल हर तबके का आदमी समान रूप से करता है। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी अधिक नमक खाएगा और गरीब कम नमक खाएगा। किसी उद्योगपति या व्यवसायी के लिए यह उम्मीद जगती थी कि कई अन्य कर समाप्त हो सकते थे जिनसे व्यवसाय प्रभावित हो रहा था। किसी आम आदमी के लिए नमक कर समाप्त होने से नमक की कीमत में गिरावट की उम्मीद जगती थी। प्रश्न 7, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता। उत्तर, पारंपरिक तौर पर एक महिला की भूमिका घर चलाने की मानी जाती है, लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेकर मैं राष्ट्र निर्माण में भागीदारी कर सकूंगी। यह मेरे लिए किसी प्रोत्साहन से कम नहीं होगा। मेरी ड्यूटी थी लाठी चार्ज में घायल व्यक्तियों की सेवा करना। ऐसा करने से मेरा हृदय उल्लास से भर गया। ऐसा लग रहा था कि अपने काम के जरिए मैं गांधी जी के बड़े लक्ष्य में अपना योगदान कर रही थी। प्रश्न 8, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। उत्तर, मुस्लिम लीग के नेता मानते थे कि मुसलमानों का भविष्य हिंदू बहुल देश में सुरक्षित रखने के लिए पृथक निर्वाचिका की जरूरत थी। वह अपने समुदाय के लोगों के लिए बेहतर राजनीतिक शक्ति की इच्छा रखते थे। भारत में दलितों के उत्पीड़न का लंबा इतिहास रहा है, इसलिए दलितों के नेताओं को आशंका थी कि सवर्णों के हाथ में सत्ता आने से दलितों की स्थिति और भी खराब होगी। इसलिए वे दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग कर रहे थे। लेकिन गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचिका मुसलमानों और दलितों को मुख्य धारा से दूर ले जाएगी। इसलिए राजनीतिक नेता